Good morning, students. I am going to teach you the poem Dust of Snow that has been composed by Robert Frost. The poem Dust of Snow has been composed by Robert Frost, one of the greatest poets of the USA. He has expressed his inner feelings through the lines of the verse. I have tried to write the gist, the synopsis of the poem in easy language so that you may understand the gist of the poems quite completely. The poem Dust of Snow has been composed by Robert Frost, one of the greatest poets of the USA. डस्ट ऑफ स्नो कविता जो है वह रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जो कि यूएसए के सर्वाधिक महान कवियों में से एक थे. ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज इनर फीलिंग्स थ्रू द लाइंस ऑफ द वर्स. उन्होंने इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से अपनी आंतरिक भावनाओं को उजागर किया है. He has tried his best to universalize his personal experiences. उन्होंने अपनी भावनाओं के आधार पर यूनिवर्सलाइज किया है अपनी भावनाओं को यूनिवर्सलाइज किया है. मतलब जो कुछ भी वो सोचते हैं, उनके कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है. मतलब कि उस तरह की आंतरिक भावनाएं सबों के पास आ जाती है, सबों के दिमाग में होती है, सबों के जीवन में ऐसा होता है. इट इज ट्रू दैट एवरीबडी फेसेस सम एडवर्स सर्कमस्टांसेस इन लाइफ. ये सही है कि प्रत्येक व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है अपने जीवन में. It is also true that almost everybody gets confused when the pessimistic thoughts surround him. ये सही है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, वह काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है, काफी ज्यादा ट्रबल्ड हो जाता है जब जीवन में वह एडवर्स सर्कमस्टांसेस, विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है. हम लोग भी अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं. इट इज ट्रू दैट एवरीबडी फेसेस सम एडवर्स सर्कमस्टांसेस इन लाइफ. इट इज ऑल्सो ट्रू दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज्ड व्हेन द पेसिमिस्टिक थॉट्स सराउंड हिम और हर. ये भी सही है कि जब नकारात्मक भावनाएं किसी व्यक्ति को घेर लेती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति कंफ्यूज्ड हो जाता है, उधेड़बुन में पड़ जाता है. उसको सिर्फ वही लगता है कि वो किसी तरह से उस मुश्किल से वो निकले. दिस सिचुएशन समटाइम्स बिकम्स सो ग्रीम दैट ए पर्सन लीड्स टू सुसाइड. स्थिति कभी कभी इतनी गंभीर हो जाती है कि व्यक्ति जो है वह सुसाइड की ओर, आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है. द पोएट फर्दर सेज दैट एन एक्शन कैन ड्राई ए पर्सन फ्रॉम बीइंग पेसिमिस्टिक. कवि का ऐसा कहना है या कवि आगे ऐसा कहता है कि कोई काम जो है वह व्यक्ति को पेसिमिस्टिक होने से रोक सकता है. मतलब किसी व्यक्ति को पेसिमिस्टिक होने से खींच सकता है. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जीवन में. एन एक्टिविटी कैन बूस्ट हिज और हर लाइफ. कोई एक्टिविटी जो हो वो चाहे किसी नकारात्मक स्रोत से ही क्यों ना आई हो, लेकिन वह एक्टिविटी हमारी अंतरात्मा को, हमारी जीने की इच्छा को बूस्ट करती है, उसको बल देती है. इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक बल को आगे बढ़ाती है. दैट एक्टिविटी कैन प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम वेस्टिंग हिज और हर लाइफ. इस तरह की एक्टिविटी जो है वह किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन को बर्बाद करने से रोक सकता है. अकॉर्डिंग टू द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम,
द पोएट हैज फेस्ड सम डेस्परेट सिचुएशंस। जब भी आप इस कविता को पढ़ेंगे तो ये एक कविता है तो कुछ ही पंक्तियों की, लेकिन आप तुरंत समझ जाएंगे कि कवि ने इस कविता को उस समय दिमाग में लाया जब वह विपरीत परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरा हुआ था। तो द एक्टिविटी कैन प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम वेस्टिंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम। कविता के सारांश के अनुसार कवि ने कुछ डेस्परेट सिचुएशंस का सामना किया है। ही इज सो इनग्रॉस्ड इन थिंकिंग दैट ही इज नॉट रेडी टू मूव टू एक्शन। सोचते सोचते वह व्यक्ति इतना ज्यादा गंभीर हो गया, इतना ज्यादा हताश हुआ, इतना ज्यादा निराश हुआ कि वह काफी ज्यादा हताशा की स्थिति में किसी एक्शन की ओर मूव नहीं, कोई एक्टिविटी की ओर उसका कोई मूवमेंट नहीं था। एज देयर इज नो वन टू हैव ए कन्वर्सेशन विथ हिम, क्योंकि उसके पास कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे वो बातचीत कर सके, अपनी समस्याओं को बता सके, अपने व्यू पॉइंट को शेयर कर सके किसी के साथ। ऐसा तो कोई है नहीं। आप कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कवि जो है वो बिल्कुल अकेले ही है, अकेला वहां पर बैठा हुआ है और सोचता चला जा रहा है। एज देयर इज नो वन टू हैव ए कन्वर्सेशन विथ हिम, ही पॉन्डर्स ओवर द सिचुएशन एंड ट्राइज टू सीक द सॉल्यूशन। वह परिस्थितियों पर गंभीरता पूर्वक सोचता है और खुद ही सॉल्यूशन खोजने का प्रयास करता है। वह एक हिमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। आप उस कविता को जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें हेमलॉक ट्री की चर्चा आई है। हेमलॉक ट्री जो है वह निगेटिविटी का प्रतीक है, पेसिमिज्म का प्रतीक है। आप लोगों ने धतूरे के पेड़ को देखा भी होगा। धतूरा जो है वो कड़वा होता है, उसके फल जो हैं वे भी कड़वे होते हैं। कुल मिलाकर के वह हताशा का ही प्रतीक है। कोई अच्छा पेड़ उसको नहीं माना जाता यदि धार्मिक उद्देश्य से को छोड़ दिया जाए तो। ए क्रो इज ऑल्सो सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द सेम ट्री। एक कौवा जो है वह भी उसी पेड़ की एक डाल पर बैठा है। द क्रो फ्लैप्स इट्स विंग्स सो दैट इट कैन गेट रीड ऑफ द अननेसेसरी बर्डन। तो मैं आपको बताना भूल गया था कि वो मौसम जो है वो ठंड का है। ठंड के मौसम में बर्फबारी हो रही है, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के कण गिर रहे हैं। तो यह स्वाभाविक है कि कोई कौवा जो पेड़ पर बैठा हुआ है, पेड़ की किसी शाखा पर, तो निश्चित रूप से उसके पंख पर भी बर्फ के कुछ कण, कुछ टुकड़े आए होंगे, जिससे वह अनावश्यक बोझ महसूस कर रहा होगा। तो उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया अपने शरीर को हल्का करने के लिए, बर्फ के उन कणों से निजात पाने के लिए। इसी क्रम में बर्फ के टुकड़े जो हैं वो उसी पेड़ के नीचे बैठे कवि के शरीर पर पड़ जाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ओवर द बॉडी ऑफ द पोएट, द क्रोज एक्टिविटी अराउजेज हिज कॉन्शियंस। अब इस गतिविधि से वह तो कवि जो था वह एक टक लगातार अपनी समस्याओं के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन ऐसा सोचने के क्रम में चूंकि वह किसी निराकरण पर, किसी समाधान पर नहीं पहुंच रहा था, तो वह काफी ज्यादा व्यथित था, काफी निराश, हताश, उदास। लेकिन कौवे द्वारा गिराए गए बर्फ के कण उसको एक तरह की उत्तेजना देते हैं। मतलब कि वह निराशावाद में जो डूबा हुआ था, तो वह एकाएक सतर्क होता है, कुछ सोचने लगता है, सकारात्मकता उसके दिमाग में आती है। He lays his anxieties aside and gets ready to do something positive। और जैसे ही जिस वक्त कवि को ऐसा लगता है कि नहीं, एक्टिविटी अच्छी चीज होती है, एक्शन जो है वो अच्छा चीज होता है, किसी भी रूप में हताश होने या सिर्फ सोचते रहने से, गम में डूबे रहने से नहीं होता, बल्कि उससे पार पाने के लिए, उस भंवर जाल से निकलने के लिए
कुछ न कुछ परिश्रम करना होता है, कुछ एक्टिविटी लानी होती है। ये चेतना उस कवि के दिमाग में आ जाती है। और ये चेतना कहाँ से आई? उस कौए की गतिविधि से। कौए ने जो बर्फ के कण उस पर गिराए, जिसके कारण वह सतर्क हुआ, एक्टिविटी आई उसके बॉडी में, उसके दिल दिमाग में। द एक्टिविटी ऑफ द क्रो प्रूव्स टू बी ए बोन फॉर द पोएट। कौए की गतिविधि जो है उस कवि के लिए एक वरदान सिद्ध होती है। इट rejuvenates him and the poet becomes ready to utilize the rest part of the day। जब आप उस कविता को पढ़ेंगे, बहुत ही छोटी कविता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें वो बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन उसकी जो अंतिम पंक्ति है उसमें आपने देखा होगा, उसमें कहा है कवि जो है वो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है, वो फर्मली डिटरमिन्ड हो जाता है, उसका रिजोल्यूशन काफी बोल्ड हो जाता है। वह सोचता है कि नहीं, यहां पर बैठे रहने से, गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि कुछ न कुछ एक्शन, एक्टिविटी जो है वो लाइफ है, और पेसिमिज्म जो है वो डेथ है, निराशावाद। उसके दिमाग में ये बात आई कि पैसिव होना आदमी को नीचे की ओर ले जाता है, आदमी को बेकार बना देता है। तो दी सेटिंग ऑफ द पोएम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देखे होंगे, आप उस कविता को जब पढ़ेंगे तो उस कविता में जिस तरह के दृश्यों की चर्चा है, जिस तरह की सेटिंग है, जिस तरह का वातावरण है, वह असाधारण है। द डिपिक्शन ऑफ द क्रो, द हेमलॉक ट्री एंड द कोल्ड वेदर एक्सप्रेसेस नेगेटिविटी एंड पेसिमिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये हेमलॉक ट्री जो है वो किसी भी रूप में बहुत सराहनीय पेड़ नहीं माना जाता, कौवे को सराहनीय पक्षी नहीं माना जाता, और सर्दी के मौसम को आदर्श मौसम नहीं माना जाता। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नकारात्मकता के लिए, निराशावाद के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं कवियों के द्वारा। तो चूंकि कवि मानसिक रूप से व्यथित है, इसलिए उसने इस तरह की सेटिंग को चुना। However, the poet has been successful in expressing the truth that every cloud has a silver lining। मैं आपको बता दूं, every cloud has a silver lining, यह एक कहावत है। इस कहावत का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि भले ही हम किसी भी चीज को तुच्छ समझें, बिल्कुल महत्वहीन समझें, लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रत्येक जो चीज होती है वो चाहे देखने में कितनी ही महत्वहीन क्यों ना लगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अच्छाई जरूर होती है। जैसे बादल दुखों का प्रतीक है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें कोई सिल्वर लाइनिंग जरूर होती है। तो कभी यह कहने का प्रयास किया है कि हम अपने जीवन में दुख के क्षणों में भी कुछ न कुछ सकारात्मक खोजें, उस सकारात्मकता को उस तथाकथित बुरी चीज, गंदी चीज से भी ग्रहण कर लें, उसको अपने व्यक्तित्व में लाएं। ऐसा करने से ही व्यक्तित्व जो है वह अच्छा होता है। तो अपने इस प्रयास में यह कवि जो है वो सफल रहा। कवि जो है वो लगातार सोचता जा रहा था। इसके दिमाग में ये बात नहीं थी कि कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी जो है वह उसकी अंतरात्मा को जगा दे, लेकिन ये काम किसने किया? उस कौए ने। कौए की गतिविधि से उसमें चेतना आ गई। वह लगभग जो मरना सन्न जो हो गया था सोचते सोचते, तो वह तुरंत एक्टिव हुआ। तो वी शुड ट्राई टू परसीव पॉजिटिविटी एंड गुडनेस इवन इन दोज थिंग्स दैट आर सपोज्ड टू बी कर्स्ड। तो हम लोगों को इस कविता से यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को सकारात्मकता की तलाश करनी चाहिए, अच्छाई की तलाश करनी चाहिए, खास करके उन चीजों में भी जिसको हम लोग बुरी चीजें मानते हैं, जिसको हम लोग गंदा चीज मानते हैं, लेकिन उसमें भी पॉजिटिविटी या गुडनेस हो सकता है। इसको हमें लगातार खोजता रहना चाहिए। और एक मनस्वी व्यक्ति जो होता है, एक सोचने वाला व्यक्ति जिसका जीवन सकारात्मक होता है, वह इन चीजों से भी कुछ न कुछ प्राप्त कर लेता है। The poet has also been successful in communicating the truth to the readers that everybody should be hopeful and energetic in life। कवि ने इस कविता के माध्यम से एक संदेश और प्रेषित किया है।
रीडर्स की और पाठकों को बताना चाहा है कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही गंभीर क्यों न हो, पर आशा की डोर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, आशान्वित होना चाहिए। ये एक्टिविटी जो है वही लाइफ दे सकता है। एक्टिविटी लाइफ का द्योतक है, जबकि पैसिविटी जो है वह मृत्यु का द्योतक है। जो आदमी पैसिव होता है वह तो एक मृत शरीर बन जाता है। इसलिए हम सबों को अपने जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ एक्टिव होना ही चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि कभी न कभी नहीं, बल्कि हमेशा एक्टिविटी की ओर कदम बढ़ाते रहना चाहिए। और हम लोगों को यह सोचना चाहिए लगातार कि चीजें बाहर से देखने में कितनी भी गंदी या बुरी क्यों न लग रही हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें अच्छाई का अंश हो, उसमें सकारात्मकता का पुट हो। इसलिए उन सारी चीजों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस कविता के मर्म को, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को, इसके पूरे जिस्ट को, इसके पूरे सारांश को अब आप समझ गए होंगे। इस कविता के आधार पर जो कुछ भी प्रश्न अब आपके सामने दिए जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेंगे। दैट्स ऑल। धन्यवाद।